तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो एजुकेशन जो शब्द है ये किस से आया है, लैटिन वर्ड एजुकेट और एजुकेटम से, या लैटिन शब्द एडू और एडुकेट से, या लैटिन शब्द एड्यू और एडिकेटस से, या लैटिन शब्द एडू और एडुसियर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बना है लैटिन वर्ड एडुकेट्स और एजुकेटम से। तो इन दोनों वर्डों से क्या बना है, एजुकेशन वर्ड हमारा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, शिक्षा यानी एजुकेशन का तात्पर्य क्या है, बालक को शिक्षित करना या बालक में निहित शक्तियों को बाहर निकालना और उनका प्रकटीकरण करना। तो यही सही है, ठीक है, बालक की शक्तियों को बाहर निकालना, एजुकेशन का मीनिंग होता है बालक की शक्तियों को बाहर निकालना या उनका प्रकटीकरण करना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रंथ के अनुसार इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। तो कौन सी जो ग्रंथ है उसमें ये कहा गया कि इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा होगा, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता या रामचरितमानस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो विद्या शब्द किस शब्द से बना है, संस्कृत के विद शब्द से, संस्कृत के वित्त शब्द से, या संस्कृत के विद्या शब्द से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत के विद शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, लैटिन शब्द एड्यूसेरे, एड्यूसेरे का क्या अर्थ है, विकसित करना, अग्रसर करना, आगे बढ़ाना, या अनुशासित करना। तो इसका क्या अर्थ होता है, एडुशियर मतलब विकसित करना। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार शिक्षा आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण को अनुकूल बना देती है या बना लेता है। तो किसने ये कथन जो है कहा है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा बताना है, लॉक, टी रेमंड, प्लेटो या जॉन डीवी। तो ये कथन है टी रेमंड का। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों को ही विकास के पथ पर अग्रसर करती है। तो शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, गतिशील, अनिवार्य, निरंतर और स्थैतिक। तो शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, गतिशील। शिक्षा निरंतर आगे की ओर बढ़ने वाली है। शिक्षा डायनेमिक जो है प्रोसेस है, एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, शिक्षा गतिशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शिक्षा के वास्तविक अर्थ से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, वह शिक्षा जिसमें व्यापक रूप निहित हो, वह शिक्षा जिसमें संकुचित रूप निहित हो, या वह शिक्षा जिसमें संकुचित और व्यापक दोनों रूप निहित हो, या वह शिक्षा जिसमें भविष्य की रूपरेखा निहित हो। तो शिक्षा वास्तविक अर्थ में क्या होती है, जिसमें कि व्यापक और संकुचित दोनों ही अर्थ हों। संकुचित अर्थों में तो वो व्यवसाय प्रदान करने वाली होनी चाहिए, और व्यापक अर्थों में वो बालक का संपूर्ण विकास करने वाली होनी चाहिए। तो शिक्षा संकुचित और व्यापक दोनों रूप निहित होने चाहिए शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, शिक्षा की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है। शिक्षा आजीवन चलती है, शिक्षा एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, यह शिक्षा व्यक्ति को गुणवान बनाती है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा व्यक्ति को गुणवान बनाती है। तो सी ऑप्शन सही होगा। वैसे शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया भी मानी जाती है, बट यहाँ पे सबसे एक्यूरेट और मुख्य विशेषता होगी शिक्षा व्यक्ति को गुणवान बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, किसका कथन है, ये तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अरस्तु, प्लेटो, लॉक और टी रेमंड। आंसर होगा अरस्तु का ये कथन है, बहुत फेमस कथन है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञान के संबंध में शेक्सपियर का क्या कथन है। तो ज्ञान की व्यक्ति को दिशा दिखाता है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, ज्ञान ही व्यक्ति को सफल बनाता है, ज्ञान ही सफलता का आधार है। तो क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ानों में पंखों का आधार है, ऐसा मानना है जो लेखक हैं शेक्सपियर इनका।
अब शिक्षा जो है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास करना है। ये कथन किनका है? आदर्शवादियों का, समाजवादियों का, न्यायवादियों का या यथार्थवादियों का? तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास करना। तो ये आदर्शवादियों का मानना है। आइडियोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या मानते हैं? शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। किस उद्देश्य के अनुसार बालक में खाली समय में रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए? तो अवकाश के उपयोग का उद्देश्य है, ज्ञान एवं जीविकानुपार्जन का उद्देश्य, संतुलित एवं पूर्णता में जीवन विकास का उद्देश्य, या इनमें से कोई नहीं। तो बालक के खाली समय में रचनात्मक कार्य, तो देखिए खाली समय में रचनात्मक कार्य की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। जो खाली समय है, जो अवकाश है, उसका यूज करा जाए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का व्यापक अर्थ क्या है? वैयक्तिक उद्देश्य का व्यापक अर्थ क्या है ये बताना है। आत्मानुभूति, सामर्थ्यवान, आत्मसंतुष्टि या बाह्य अनुभूति? तो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा के वैयक्तिक, एक पर्सनल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे क्या होती है शिक्षा? आत्मानुभूति के लिए, जो खुद को सेटिस्फाई करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। समाज के दो रूप कौन से हैं? समाज के दो रूप कौन से हैं? ए राष्ट्र समाजवाद, आदर्श समाजवाद, जनतांत्रिक समाजवाद और राष्ट्र समाजवाद, आदर्श समाजवाद और राष्ट्र समाजवाद, या फिर ज्ञान समाजवाद और जनतांत्रिक समाजवाद? तो समाज के दो रूप कौन कौन से होते हैं? समाज के दो रूप होते हैं, जनतांत्रिक समाजवाद और राष्ट्र समाजवाद। तो दो होते हैं, एक होते हैं नेशनल सोशलिस्ट और एक होते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, समाजवाद के उदार रूप में सामाजिक उद्देश्य का व्यापक अर्थ का नाम लिखिए। समाजवाद के उदार रूप, समाजवाद का उदार रूप कौन सा माना जाता है? इन दोनों में से जनतंत्रात्मक समाजवाद ये उदार रूप माना जाता है। ठीक है, 17 क्वेश्चन में किस महापुरुष के जीवन दर्शन का शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है? तो किनके जीवन दर्शन का प्रभाव शिक्षा के उद्देश्यों पर पड़ता है? रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय? तो महात्मा गांधी जी ने क्या दी थी? बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा जिसे हम कहते हैं। तो उन्हीं के जीवन दर्शन का प्रभाव किस पे पड़ा? शिक्षा के उद्देश्यों पर पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। शब्द मानस यानी माइंड, मानस की सर्वोत्तम शक्तियों के विकास का प्रतीक है डैश। कौन सा शब्द विकास, मस्तिष्क की सर्वोत्तम शक्तियों के विकास का प्रतीक है? शिक्षण, प्रशिक्षण, आत्मनिरीक्षण? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा शिक्षण। शिक्षण जो टीचिंग है वो क्या डेवलप करती है? माइंड का डेवलपमेंट करती है, माइंड का विकास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखें। अज्ञान के संबंध में प्लूटो का क्या मत है? अज्ञान के संबंध में प्लूटो के अनुसार अज्ञान समस्त बुराइयों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना अच्छा है। प्लूटो के अनुसार अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। प्लूटो के अनुसार ज्ञान के बिना जीवन अर्थहीन है, या प्लूटो के अनुसार ज्ञान बिना जीवन अंधकार में है? तो अज्ञान के बारे में प्लूटो का इनमें से कौन सा कथन है? वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है और अज्ञानी रहने से अच्छा है जन्म न लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा के एक विश्लेषणात्मक अर्थ को लिखें। एनालिटिकल जो मीनिंग है वो हमें बताना है। एजुकेशन का, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, छात्रों की जन्मजात शक्तियों का विकास करना, या बाह्य शक्तियों द्वारा छात्रों का विकास करना, या छात्रों की नैतिक शक्तियों का विकास करना, या छात्र की सामाजिक शक्तियों का विकास करना? तो कौन सी चीज़ विश्लेषणात्मक अर्थ में आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, किसका कथन है, किसका कथन है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा, मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है। पौधों का विकास कृषि द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। डायरेक्ट बताएं, जॉन डीवी, लॉक, प्लूटो, अरस्तु। जल्दी से इसका आंसर होगा लॉक। हर लॉक का ये कथन है। और लॉक के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा का, लॉक के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य है असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना, जिससे व्यक्ति सुखी और नैतिक व कुशल मानव बन सके। या पौधों का विकास कृषि द्वारा, मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है, जो शिक्षा का प्रमुख कार्य है। सी ऑप्शन है, सृष्टि का विकास प्रकृति द्वारा, मनुष्यों का विकास गुरुओं की शिक्षा द्वारा। या मनुष्यों के जीवन के सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। तो शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होता है? इनके अनुसार जो अभी कथन था वही सही है। पौधों का विकास कृषि द्वारा, मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, अनौपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? अव्यवहारिक होती है क्या? बिना किसी नियम वाली विधि के प्राप्त होती है? या नियमित होती है, जो कुछ नियमों के अनुसार चलती है? यह शिक्षा व्यवहारिक होती है, बिना किसी नियम और विधि के प्राप्त होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए सही कथन कौन सा होगा? सी। ये अनौपचारिक शिक्षा कैसी होती है? व्यवहारिक, समाज से आपको मिलती है, बिना किसी नियम विधि के। ठीक है, जब लोगों से आप सीखते हैं तो बिना किसी नियम विधि के समाज में सीखते हैं, यह व्यवहारिक शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना किसी शिक्षा का उद्देश्य है। तो स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर कौन सी शिक्षा में मिलता है? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, या दूरस्थ शिक्षा? तो स्वतंत्र रूप से सीखना होती है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे व्यवहार से सीखते हैं, बिना किसी नियम के, लोगों से, समाज से सीखते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा कैसी है? स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करने वाली। नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन, पुस्तकें आदि किस शिक्षा व्यवस्था के साधन हैं? तो ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था के साधन होते हैं बताइए? औपचारिक, दूरस्थ, अनौपचारिक, या अनियमित शिक्षा? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? यह है औपचारिक शिक्षा के, जो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा है वो होती है औपचारिक शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करें तो दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन की डेफिनेशन क्या होगी? दूरस्थ शिक्षा एक अव्यवहारिक शिक्षा व्यवस्था है जो किसी नियम या विधि द्वारा प्राप्त होती है। तो ये तो है गलत। सेकंड डेफिनेशन देखिए, दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा है, बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन है, जो मुद्रित और अमुद्रित साधनों से प्राप्त होती है। रेडियो, टीवी के माध्यम से, या मुद्रित में कुछ बुक्स आपके घर भेज दी जाती हैं, कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको अमुद्रित में प्राप्त हो जाते हैं, और उनसे आपका एक मल्टी डायमेंशनल जो है शिक्षा आपको मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे के ऑप्शन में आपको पढ़ता ही नहीं हूँ, आगे आ जाते हैं। दूरस्थ शिक्षा के घटकों के नाम लिखो। दूरस्थ शिक्षा के घटकों के नाम लिखने हैं, मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, या उपरोक्त शिक्षा। तो दूरस्थ शिक्षा में कौन कौन सी आती हैं? सभी आती हैं। मुक्त अधिगम भी आता है, उपरोक्त पत्राचार से पढ़ना यानी घर पे पुस्तकें मंगा लेना, मुक्त शिक्षा भी कहलाती है, और उपरोक्त सभी, यहाँ पे होगा उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, दूरस्थ शिक्षा के साधन जो मुद्रित सामग्री है, मुद्रित सामग्री में यानी प्रिंटेड जो हैं, पुस्तकें प्रिंटेड हैं, अध्ययन सामग्री प्रिंटेड है, पत्र पत्रिकाएं प्रिंटेड हैं, तो ये सभी तो शामिल हैं, ये सभी ऑप्शन हो जाएगा डी। मुद्रित में हो गया डी। वृत्ति चित्र, स्लाइड, ऑडियो कैसेट, ऑडियो वीडियो कैसेट, सीडी किसके अंतर्गत आते हैं? ये श्रव्य दृश्य सामग्री, अश्रव्य दृश्य सामग्री, अध्ययन समूह, या कंप्यूटर? तो ये कैसी हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री हैं। क्लियर है? ये सब कैसे हैं? ऑडियो वीडियो एड्स हैं। तो ये हमें लर्निंग में हेल्प करते हैं। किस कक्षा तक को प्राथमिक कक्षा कहते हैं? 1 से 5 तक होती है। क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, आगे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। 1 से 5 तक होती है, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, प्राथमिक शिक्षा। 31, वैदिक कालीन शिक्षा में मुख्य स्रोत क्या थे? किससे मिलती थी शिक्षा वैदिक कालीन? जल्दी से आंसर करना है। वेद,
क्या थे? वेद, वेदों की शिक्षा। वैदिक कालीन कौन कितने वेद थे? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। 32 प्रारंभिक शिक्षा के किसी एक आवश्यकता को लिखो। प्रारंभिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है? मस्तिष्क का विकास, सामाजिक एवं न्यायतंत्र या तकनीकी उन्नति। तो प्रारंभिक शिक्षा की एक आवश्यकता क्या होगी? प्रारंभिक शिक्षा क्यों जरूरी थी? सामाजिक और न्यायतंत्र के लिए प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। 33 में देखिए, वैदिक युग में शिक्षा का प्रबंध कौन करता था? राजा, ब्राह्मण, व्यापारी या ये सभी? तो प्रबंध करता था ब्राह्मण। ठीक है। 33 का बी। चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार क्या होता है? 5 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यारंभ कराना, 4 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यारंभ कराना, 6 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यारंभ कराना या 7 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यारंभ कराना। तो बालक की विद्या कब आरंभ होती थी? वो होती है चूड़ा कर्म संस्कार। तो उम्र अगर आपको एग्जैक्ट पता होगी तो राइट आंसर हो जाएगा कितने वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष की अवस्था में विद्या आरंभ कराना। तो 34 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 35 में, गुरुकुल में बालक किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा प्रारंभ करते थे? कौन सा संस्कार होता था गुरुकुल में शिक्षा शुरू होने से पहले? उसको कहा जाता है उपनयन संस्कार। ऑप्शन ए सही है, उपनयन संस्कार। 36 किस मंत्र का उपदेश देकर गुरुकुल में बालक की शिक्षा प्रारंभ करते थे? तो कौन सा मंत्र का उपदेश पहले दिया जाता था? गायत्री मंत्र का शिक्षा प्रारंभ में। ऑप्शन बी सही है। 37 में देखिए, वैदिक काल में अध्ययन काल सामान्यतः कितने वर्ष का होता था? तो अध्ययन काल कितने वर्ष का होता था? 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर होगा 12 वर्ष। कितने वर्ष शिक्षा चलती थी? 12 वर्ष। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक कालीन शिक्षा की विधियों के नाम। वैदिक कालीन शिक्षा की विधियों के नाम क्या क्या थे? श्रवण विधि, मनन विधि, नियत वाचन विधि, ये सभी। डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मनन करना, मन मन में याद करना, सुनकर याद करना, नियत वाचन सुनाकर बार बार बोल करके याद करना, ये सब क्या है? याद करने की, शिक्षा प्राप्त करने की विधियां थी। ये सब याद करने की, शिक्षा प्राप्त करने की विधियां थी। अब क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, प्रव्रज्जा संस्कार। तो प्रव्रज्जा संस्कार किसमें होता था? बौद्धकालीन शिक्षा में। तो बौद्धकालीन शिक्षा में ये कब होता था? तो प्रव्रज्जा संस्कार ये बताना है बौद्धकालीन शिक्षा में क्या है, कब होता था। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बौद्धकालीन शिक्षा के लिए बालकों के बौद्ध मठों में प्रवेश की प्रक्रिया को कहते हैं प्रव्रज्जा संस्कार। जब मठ या विहार में बुद्धकालीन शिक्षा में बालक एडमिशन लेता था तो उसका पहले प्रव्रज्जा संस्कार किया जाता था, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था, सेम वैसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, 40 में क्या है? बौद्धकालीन की शिक्षा में स्त्री शिक्षा के लिए मठ में महिलाओं को डैश के रूप में रहना पड़ता था। तो महिलाएं जब शिक्षा ग्रहण करती थी बुद्ध काल की शिक्षा में तो उन्हें किसके रूप में रहना पड़ता था? भिक्षुणी, भिक्षु या गुरु माता? तो वो किस रूप में रहती थी? भिक्षुणी के रूप में। और जो छात्र हैं, पुरुष छात्र हैं, वो भिक्षु के रूप में रहते थे। मकतब और मदरसा में क्या अंतर है? तो कौन सा उच्च शिक्षा के लिए है, कौन सा प्रारंभिक शिक्षा के लिए? बस आप अगर ये पता कर जाएंगे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मकतब और मदरसा में क्या अंतर है? तो मकतब किसके लिए होते हैं? मकतब होते हैं प्रारंभिक शिक्षा के लिए और मदरसा होते हैं उच्च शिक्षा के लिए। तो आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, मुस्लिम काल में बच्चों के बिस्मिल्लाह संस्कार कब करते थे? बिस्मिल्लाह संस्कार एडमिशन के टाइम पे मकतब में एडमिशन या मदरसे में एडमिशन, बताइए कब होता था ये बिस्मिल्लाह संस्कार? तो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था मकतब में एडमिशन से पहले, मकतब में प्रवेश से पहले। मकतब यानी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ मकतब में दी जाती है? मुस्लिम शिक्षा जो है वो मकतब में शुरू होती थी, जिसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम द्वारा शिक्षा के लिए सर्वप्रथम धनराशि की व्यवस्था की गई थी? तो ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम द्वारा शिक्षा के लिए सर्वप्रथम धनराशि की व्यवस्था की गई थी? 43 का क्या राइट आंसर होगा? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिनियम 1813 के द्वारा। ठीक है। 1813 में सबसे पहले कितनी राशि जारी की थी? 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जानी थी भारतीयों की शिक्षा पर। ठीक है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता तो 1854 का वुड डिस्पैच जो है ये था शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अब नेक्स्ट देखिए, ऑकलैंड घोषणा पत्र।
ऑकलैंड का जो घोषणा पत्र आया था वो आया था 1839 में। तो इसका मुख्य प्रावधान क्या था ये बताना है। तो इसका मुख्य प्रावधान क्या था, संस्कृत व अरबी भाषा पर व्यय होने के पश्चात शेष राशि शिक्षा पर व्यय की जाएगी। तो पहले जो पैसा है वो संस्कृत और अरबी पर खर्च किया जाएगा, उसके बाद शेष राशि किस पे खर्च होगी, शिक्षा पर। तो राइट आंसर डी, ये इसमें मेन प्रावधान किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार मिला शिक्षा का कब, किस संशोधन से, 86वां संशोधन हुआ था, 86 संशोधन जो था बी। तो 47 में देखिए किस आयोग की सिफारिश के आधार पर 10 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया। तो 10 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था किसके उससे लागू हुई थी, कोठारी आयोग 1964, इसके प्रावधान पर यह लागू हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, नई शिक्षा नीति 1986 का एक प्रावधान कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, पर्यावरण संरक्षण प्रावधान पाठ्यक्रम में शामिल हो, प्रारंभिक स्तर पर गतिविधि शिक्षा का आधार हो, या उपयुक्त सभी। तो 48 का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1986 की नीति में ये सभी शामिल थे। ईवीएस पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, शिक्षा बाल केंद्रित हो और गतिविधि आधारित हो। तो ये तीनों प्रावधान 1986 की शिक्षा नीति में शामिल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को, मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई थी। 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1996 को, 15 अगस्त 1997 को, या 15 अगस्त 1998 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 अगस्त 1995 को। तो 1995 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। नवोदय विद्यालय किस योजना के तहत स्थापित किए गए थे। क्रियान्वयन कार्यक्रम 1986, क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992, क्रियान्वयन कार्यक्रम 2001, क्रियान्वयन कार्यक्रम 1991। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1992, क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसने 1911 में विधेयक प्रस्तुत किया था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो। तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए विधेयक किसने पारित किया था, महात्मा गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अनुच्छेद 21A के अनुसार किस वर्ग की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, कौन से आयु वर्ग में ये निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 21A में मिला हुआ है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन का मुख्य प्रावधान क्या था। तो इसका जो मुख्य प्रावधान क्या किया गया था, 7 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य और एक निःशुल्क शिक्षा। जो बाद में आपने देखा कि जब हमारा ये 21A के अधिकार मिला तो वह 6 से 14 मिला, तो वो कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित है। तो ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है, और वर्धा शिक्षा के जो प्रवर्तक हैं कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। तो शिक्षा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो शिक्षा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, 2 क्वेश्चंस और हैं, इनको करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन होंगे इसके, और जो हमने टॉपिक किया है ये शिक्षा और बुद्धकालीन, वैदिक कालीन, मुस्लिम कालीन शिक्षा, और उसके बाद शिक्षा का विकास। तो ये सारे टॉपिक आपके इस वीडियो में कवर हो गए। तो वीडियो आपको पसंद आएगा जरूर लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन 55, दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे माना जाता है। तो दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन जो है किसे माना जाता है, इसमें आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को। किसको, कंप्यूटर को। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किन बालकों के लिए स्थापित किए गए थे। तो ये किसके लिए बनाए गए थे, SC ST जो पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए स्पेशल जो है KG के कस्तूरबा गांधी ये जो स्कूल्स हैं ये खोले गए थे। तो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चैप्टर के टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ते गए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।